चाहता हूँ कि ये सभी भाइयों को बताएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। मुसलमान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग आपकी हमदर्दी के लिए और जानकारी के लिए आए हैं। रशीद साहब कश्मीर के एमएलए हैं और बहुत दूर से आए हैं। हम पंजाब से आए हैं। हमने जैसे राहुल गांधी आता है, लालू यादव आता है और आते हैं, समाजवादी पार्टी के आते हैं, हमने आपकी वोट नहीं लेनी है। वो वोट लेने आते हैं, आपको वादा करते हैं, आपसे हमदर्दी करते हैं कि हमको वोट दे दो। तो हमने ना रशीद साहब ने ना मैंने इधर इलेक्शन लड़ना है। कश्मीर कहाँ है, पंजाब कहाँ है, हमको बहुत दुख हुआ है क्यों करके कश्मीर में भी जुल्म मुसलमान पर होता है, इधर पंजाब में और सिखों के ऊपर भी जुल्म होता है। और मोदी ने 2000 मुसलमान 2002 में कत्ल कर दिए थे, मुसलमान बीवियों की इज्जत लूटी। ऐसे ही 1984 में सिख कौम के साथ कांग्रेस और बीजेपी ने दिल्ली और सारे शहरों में किया। आपको सब मालूम है, आप दिल्ली में भी रहते हैं, सारे कानपुर में भी रहते हैं, आपको सब मालूम है। और पिछले साल 60,000 सिख जिमींदार किसान मोदी ने गुजरात से बेघर कर दिए हैं, बेदखल कर दिए हैं। तो बात यह है कि कश्मीर में भी जुल्म हो रहा है। इस करके रशीद साहब को मालूम है कि आपके दिल में क्या बीत रहा है। हम सिर्फ हमदर्दी के लिए नहीं आए, पर जो रिपोर्ट हम भेजेंगे उसका असर बहुत होगा, क्यों करके हम निष्काम के लिए आए हैं। कोई हमको आपकी वोट की ज़रूरत नहीं है, आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मनुष्यता के लिए, इंसानियत के लिए हम मालूम करने आए हैं कि क्या इधर आपके साथ दुख तकलीफ हुआ है। आपको मालूम है कि आप जो गांव से बाहर निकल के आए हैं वापस उधर जा नहीं सकते, क्यों करके जो उधर के लोग हैं वो आपको रहने नहीं देंगे, नमाज नहीं पढ़ने देंगे और आपको ठीक नहीं समझेंगे। तो सरकार ने भी अभी तक कुछ नहीं किया है। तो हम चाहते हैं कि जो गरीब आदमी हैं, जो लेबर करते हैं, मजदूरी करते हैं, आप लोगों को मुआवजा दिया जाए और जहां भी आप बच सकते हैं उधर आपके घर बनाए जाएं। और दूसरी चीज़ है कि रशीद साहब भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि मुसलमान में बहुत काबिलियत है, पर नुकसान हमारा ये है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। तो रशीद साहब भी आपको बोलेंगे, बेशक लड़की हो बेशक लड़का हो, दोनों को बराबर की तालीम मिलना ज़रूरी है। अगर बराबर की तालीम मिलेगी तो फिर हम जो बहुगिनती हिंदू है उसके साथ हम दिमाग के साथ मुकाबला करेंगे। हम कम गिनती में हैं, जितने मर्जी हमारे पास हथियार हो, उनके पास फौज है, पुलिस है, सारा कुछ है, इसके साथ हमारा मुकाबला नहीं हो सकता है। हमारा मुकाबला इसके साथ होगा दिमाग के साथ। तो दिमाग कैसे तेज होता है? पढ़ाई लिखाई के साथ। इसके साथ पढ़ने से दलील आती है। दलील जब आती है तो हम बड़े से बड़े आदमी से बात कर सकते हैं। तो ये हमारा आपको है कि पढ़ाई लिखाई करानी लड़की को बहुत ज़रूरी है, लड़के को बहुत ज़रूरी है। तो आप में वहम है कि लड़की को पढ़ाना नहीं, ये ख़त्म कर दीजिए, माफ। हमको पढ़ाना ज़रूरी है जैसे मर्जी। तो
हम पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं और हमको मालूम है कि अब एक और तुहमत इल्जाम हमारे ऊपर लगा दिया है कि इधर पाकिस्तान के जासूसी आदमी इधर घुसपैठ कर गए हैं। एक तो हम सते हुए हैं, एक हमको रेफ्यूजी बना दिया है, एक हमको कोई राशन कोई कुछ दिया नहीं है, तो दूसरी तरफ हमारे ऊपर तुहमत लगा देनी कि इधर पाकिस्तानी है। इससे बड़ी शर्मिंदगी बात नहीं है कि एक आदमी नीचे गिरा हो तो उसके ऊपर और बोझ डाल देना। तो जब भी हुकूमत ने किसी कौम के ऊपर जुल्म करना होता है तो वो ये इल्जाम लाती है कि ये हमारे दुश्मन के साथ लड़ गए हैं। कभी कह देती है सिख पाकिस्तान से लड़ गए हैं, कभी अब आपको कह रहे हैं कि इधर मुसलमान पाकिस्तान से आके इनको गड़बड़ के लिए खड़ा कर रहा है। ये बात को हम खंडन करते हैं और आप भी तगड़े होकर बोलिए कि इधर कोई ऐसा बात नहीं है। तो अगर हमारी वफादारी लेनी है तो दिल से लीजिए। जो वफादारी होती है ये सोच होती है, ये तमन्ना होती है कि हमदर्दी के लिए आए हैं और सारा कुछ करने के लिए। आपका जो मनोबल है उसको ऊपर करने के लिए आए हैं कि मनोबल बुलंद होना चाहिए, गरीबी में भी मुसीबत में भी सब में। अब हम नारा लगाएंगे और आपने अच्छी तरह से इधर से दिल से उसका जवाब देना है। नारे तकदीर। नहीं, ये तो बीमार आदमी का नारा है। नारे तकदीर, नारे तकदीर। हाँ बस, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चले चलिए आप। हाँ मैं तो चौधरी साहब और कुछ बोलना चाहते हैं आप? है कोई भाई बोलने वाला और शरणार्थी करे बात नहीं। नहीं वो तो ठीक है, पर कोई और तकलीफ मैं गांव तावली में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शिरोमणि अकाली दल से MP साहिब मान साहब और उनके साथ में आए हुए रशीद साहब कश्मीर से, और तकरीबन 30 या 35 लोगों का एक काफिला जो मान साहब के साथ में आया। इन लोगों ने यहाँ पर आकर हमारे दुख दर्द को बांटा और हमारे दुख दर्द में शरीक हुए। हम मान साहब का और इनकी तमाम टीम का दिल से खैर मकदम करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। पहली बात, आप यहाँ पर मजलूम, बेकस, बेसहारा, ये ऐसे लोग जिन्होंने दूसरे लोगों के सामने मिन्नत फरियाद की, लेकिन दबंग लोगों ने इनकी एक बात नहीं सुनी और इनके घरों में आग लगा दी। मासूम बच्चों को मारा पीटा नहीं, मस्जिदों को भी शहीद कर दिया, उन बच्चों को भी शहीद कर दिया। कहीं कहीं घरों में आग लगा दी गई। ये लोग लावारिस हालत में अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर जब किसी गांव की तरफ इन्होंने कूच किया तो इनकी गाड़ियों पर भी हमले किए गए। वो मीडिया में भी आया हुआ है, टेलीविजन चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मालूम है। यहाँ के दबंग लोगों ने, और बल्कि 100 के 100% मैं आपको बता दूं कि यहाँ की सरकार ने भी इन लोगों के साथ में जुल्म ज्यादती की है, क्योंकि यहाँ के जो मुखिया हैं उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव के बेटे, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है मुखिया होने के नाते कि उनके घर में कौन परेशान है, उनके घर में कौन सताया जा रहा है। अगर चीफ मिनिस्टर जी चाहते तो दंगा बिल्कुल नहीं होता। अगर किसी नेता को जरा सी भी कोई तकलीफ होती है तो पूरे उत्तर प्रदेश का प्रशासन हिल जाता है, सारे रोडों को जाम कर दिया जाता है, मकान जला दिए गए, मस्जिदों को शहीद कर दिया। तो क्या चीफ मिनिस्टर को इसका पता नहीं चला? उनको पता चला, लेकिन ये पहले से प्री प्लानिंग था सब कुछ। जैसे बाद में दंगे को कंट्रोल किया, पहले भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी से मिलकर ताकि मोमडन का वोट मुलायम सिंह यादव को मिल जाए और बाकी का जो हिंदू भाइयों का वोट है वो नरेंद्र मोदी को, भाजपा को मिल जाए। इधर इनकी सरकार चले, उधर उनकी सरकार चले, इस तालमेल से दंगा हुआ। अब रहा सवाल, ये लोग जो लावारिस यहाँ हैं, सरकार ने 10 दिन तक इनको मदद की, 3 किलो आटा और कुछ क्या नाम जो है नमक, मिर्च, लहसुन, धनिया
लेकिन ये एक एक घर के साथ में 10-10, 15-15 परिवार, बच्चे छोटे बड़े हैं। अब 3 किलो अनाज आदमी कितने दिन तक खाएगा? ये सर्दी का मौसम, चीफ मिनिस्टर गर्म हीटर में, मखमल के गद्दों में और कालीनों में पड़ा सोता है। ये भी हिंदुस्तानी बच्चे हैं, ये भी हिंदुस्तान की तकदीर है। इन्हीं के अंदर भी कोई मुलायम सिंह यादव बैठा हुआ है, कोई मौलाना अबुल कलाम आजाद बैठा हुआ है, इन्हीं के अंदर कोई बड़े से बड़ा मान साहब बैठा हुआ है, कोई रशीद साहब बैठा हुआ है। ये बच्चे जब तालीम नहीं पाएंगे तो ये बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। जब ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो ये आतंकवादी बनेंगे, नहीं तो क्या बनेंगे ये बच्चे? ये लावारिस हो गए। सरकार इनके बारे में कुछ नहीं सोचती है। ऊपर से सरकार ने इल्जाम लगा दिया कि कैंपों के अंदर आतंकवादी है। उनको गैरत आनी चाहिए। आतंकवादी उनके साथ है। ये लोग आतंकवादी कहाँ हो सकते हैं जिनको खाने के लाले पड़े? 2 वक्त की रोटी इनको मैसर नहीं है, कैसे आतंकवादी हो सकते हैं? और मैं आपको बता दूं, जब भी किसी के साथ में जुल्म और ज्यादती होती है, क्या करेगा उसका परिवार? आज फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेरे भाई को मार दे या मेरी बहन को मार दे या उसकी इज्जत लूट ले तो मैं क्या करूंगा? आप क्या करेंगे आप भी जान सकते हैं। सरकार को गैरत आनी चाहिए, सरकार को शर्म आनी चाहिए। इसलिए को यहाँ के मुखिया भी हैं। मुखिया होने के नाते वो इस घर के चौधरी हैं। घर की चौधराहट के नाते उनको इन गरीबों की मदद करनी चाहिए, इनकी देखरेख करनी चाहिए, इनके मकानों का इंतजाम करना चाहिए, इनके कपड़ों का इंतजाम करना चाहिए, इनकी तालीम का इंतजाम करना चाहिए। और अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो आने वाले लोकसभा में किसी ईमानदार आदमी को नहीं, बल्कि जो अच्छा पैगाम लेकर के आएगा, जैसे मान साहब ने कहा कि हमको वोट की जरूरत नहीं है, लेकिन हम मान साहब का सम्मान करते हैं। इन्होंने कहा कि हम जबान से और दिल से आपके साथ में हैं। इंसान इंसान की मदद करता है। मान साहब जैसे जिम्मेदार लोग यहाँ कर जैसे कहेंगे हम लोग उनका साथ देंगे, या पूरा इलाका उनका साथ देगा। अच्छा चौधरी साहब, टिकैत साहब के गाँव में खतरनाक है। नितिन गडकरी के यहाँ आने के बाद में जो राष्ट्रीय लोकदल के लोग थे वो तमाम के तमाम भाजपा के साथ चले गए। अब झगड़ा करने के लिए ताकतवर लोग चाहिए। ताकतवर लोगों में यहाँ का जाट बाहुबली, हम भी जाट हैं, लेकिन सब लोग बुरे नहीं होते, सब लोग अच्छे नहीं होते। यहाँ के लोगों को उन्हें निशाना बनाया और प्लानिंग के तहत यहाँ दंगा कराया। उनके गांव की भी यही कंडीशन है, पूरे क्षेत्र की यही कंडीशन है। तो नहीं, जो अजीत सिंह साहब हैं, टिकैत साहब हैं, वो आके कभी इधर तसल्ली दिया है कि आप मुसलमान लोग अपने घरों में जाएं? उन्होंने आकर के तसल्ली दी, लेकिन जो लोग अपने घर में वापस लौटेंगे इस बात की क्या गारंटी है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा? है। पर मेरा मतलब अजीत सिंह ने कोई आपके हक में कहा है कि नहीं कहा? किसी ने कोई मजबूत बात ऐसी नहीं की है कि जिससे कोई बात तसल्ली की हो या इनको ठिकाना मिले, ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा है। हाँ, ये तो मालूम करना चाहते हैं ना। दिल से नहीं। जो इतना पैसा खर्च करेंगे, अगर ये लोग दिल से चाहते, ये लोग अगर दिल से चाहते, चौधरी अजीत सिंह या महेंद्र सिंह केत के बेटे या अदर और दूसरे लोग चाहते हैं, दिल्ली के अंदर 100-100, 150-150 करोड़ की कोठी लिए पड़े हैं, 2-2, 3-3 करोड़ की हमर गाड़ियां और कोई मर्सिडीज और कोई ऑडी गाड़ी इनकी सिक्योरिटी में रहती है। अगर उन लोगों को जरा भी ख्याल होता, वो इन बच्चों को अपने बच्चे समझते हैं, तो उनकी एक गाड़ी की कीमत में 20 परिवार बस जाते हैं। चलो चौधरी साहब, एक वादा करो हमसे कि बच्चों को पढ़ाएंगे मुसलमान, बस हमको ये फिक्र है कि आप लोग इनको पढ़ाते नहीं है। मान साहब, हम आपको बता दें, 1400 साल पहले जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पैगाम लेकर के आए, वो तालीम का पैगाम लेकर के आए ना। पर अब आज भी पूरी दुनिया में तालीम का पैगाम, लेकिन जो लोग तालीम फैला रहे हैं, जहाँ पर प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है, उन्हीं लोगों को आतंकवादी बता रहे हैं। तो लोगों के अंदर दहशत पैदा कर रहे हैं, तालीम को खत्म करना चाहते हैं। मेरे ऊपर 74 केस आतंकवादी में हुए हैं, समझ गए? तो अगर कहते हैं कि पाकिस्तान से आतंकवादी आगे है, मेरे से बड़ा आतंकवादी कौन हो सकता है? 74 केस मेरे ऊपर पड़े थे, है ना? किसी को भी प्रूव नहीं कर सकते। ये जो भी अवाम की बात करता है उसको आतंकवादी कह देते हैं, ठीक है? ये जो हिंदुत्व के, बीजेपी के, कांग्रेस के लोग हैं, जो भी कम गिनती की बात करेगा वो आतंकवादी है, क्यों करके इनके साथ हाँ से हाँ नहीं मिलाते, ठीक है? तो तदीम जरूर जरा मेरी। मान साहब, हम तो ये चाहेंगे कि तालीम के साथ साथ आप इन मासूम बच्चे के पैरों को देखें और ठंड का एहसास करें। मुझे पता है, कम से कम ये आवाज आप वहाँ तक पहुँचाएं, उनको गैरत आए तो जाएगी और वो इनका इंतजाम करें। हाँ, ये तो जाएगी। बाकी सरकार के नुमाइंदे यहाँ पर सोनिया गांधी आई, राहुल गांधी जी आए और बड़े बड़े लीडर यहाँ पर आए, बल्कि इन लोगों की तस्वीरें खींचकर, इनकी वीडियो बनाकर लेकर के चले गए। इन लोगों की मदद के लिए कोई आता ही नहीं है। हम करना चाहते जो लोग यहाँ झगड़े में आए हैं परेशान होकर, ये लोग ऐसे नहीं है कि मजदूर किस्म के लोग थे। 4-4 बीघे के इनके घेर पड़े हुए हैं, 2-2, 4-4 इनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, 100 बीघा, 200-200 बीघा, 400-400 बीघे के मालिक हैं।
तो चौधरी साहब ये एक एक टुकड़े को मोहताज हो गए। पर इनको तो वापस जाना पड़ेगा ना, इनकी तो जायदाद है, जो लिखा बात है। जब जिसकी जमीन जायदाद है उसको तो वापस हम चाहते हैं कि वो वापस जाए, तो हम इज्जत खराब करते हैं। एक बच्ची के साथ में 10-10 लोगों ने बलात्कार किया, मालूम है आपको? कौन जाएगा? सुनो भाई, देखो सारी मीडिया को मालूम है, सारी मीडिया जानती है, पूरा शासन जानता है, प्रशासन जानता है। और पुलिस की मौजूदगी में ऐसा किया है। पुलिस की मौजूदगी गारंटी नहीं दे रहा सब सरकारी गारंटी आप देखिए, सारे अखबार है, सारे चैनल है, सब लिखा हुआ है। देखो आपको गारंटी नहीं दे रहा, सरकार आके बैठती नहीं है बीच में। तो इधर फौज आई थी, यहाँ पर फौज आई तो उसने कुछ मेरे पास में रिकॉर्डिंग है, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ। फौज की पूरी सेटिंग थी, मुलायम सिंह यादव के बेटे की पूरी सेटिंग थी। जब वहाँ मारकाट कर दिया, लोगों को जला दिया, उसके 45 मिनट के बाद में फौज पहुंची है। रिकॉर्डिंग मेरे पास, मैं आपको सुना सकता हूँ। बगैर सबूत के मैं बोलूँगा नहीं, आगे बात मीडिया तक भी जाती है, पता नहीं कहाँ तक जाती है। नहीं, आप खुल के बोलेंगे। बोलो खुल के। इतने बड़े बड़े अधिकारी जो बम्बई में बैठे हैं, जो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, बिहार में, आसाम में, मद्रास में, जहाँ लोग बैठे हैं, उन लोगों से पूरी सेटिंग के साथ में उसके बाद में जाएगी फौज, जब वहाँ पर सब कुछ मामला हो जाएगा। ऐसा ही हुआ, जब सब कुछ होगा तब बाद में फौज गई। अब लूटने के बाद में कोई जाए तो क्या फायदा। और फिर दफा 44 लगी हुई है। दफा 44 का मतलब क्या है? कोई हथियारों का प्रदर्शन नहीं कर सकता है, 4 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते। जिस दिन ये पंचायत हो रही थी, दफा 44 लगी हुई थी। क्या चीफ मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि उसके स्टेट में दफा 44 लगी हुई है और ये लोग वहाँ पंचायत कर रहे हैं और हथियारों को लहरा के जा रहे हैं गाड़ियों के ऊपर? सारे पेपरों में आया, सारी टेलीविजन के ऊपर में आया, सब कुछ आया, गालियां देते गए। प्रशासन साथ लगा हुआ था इसको। तो जो आपके इससे मतलब नहीं है, जो उसके अंदर की रूह आत्मा है वो तो निकल गई ना। पर अब ताला लगा हुआ है, अभी तो खुला हुआ है, इसलिए खुला हुआ है कि लोकसभा है, नहीं इसलिए खुला हुआ है। हाँ, पर सच्चाई उधर है। इमाम तो है नहीं। इमाम भी है, रखा हुआ है। अच्छा, 3 महीने के बाद लोकसभा अगर मस्जिद को बंद कर देंगे, सारे हिंदुस्तान का मुसलमान कट जाएगा मुलायम सिंह से। मजबूरी में रखा हुआ है वहाँ पर अजान का आदमी भी, अजान पढ़ने के लिए भी। तो फिर काट तो हो गया, अब इससे ज्यादा क्या काटोगे? इससे ज्यादा तो और ये काटेंगे कि जो कुछ लोग कर रहे हैं, इससे ज्यादा लोग ये काटेंगे कि जो लोग ठीक ठाक रह रहे हैं कैंपों के अंदर, उनको आतंकवादी बताएंगे, अखबार में दे दिया। तो वो तो मैंने बोल दिया, मैंने तो सब कुछ कर दिया, मैंने तो अपने आप को भी बोल दिया हम भी आतंकवादी हैं। अगर पाकिस्तानी आ गए हैं, हम भी आ गए हैं आतंकवादी, अब क्या कर लोगे? मान साहब, पाकिस्तानी आ गए तो फिर ये इंटेलिजेंस खुफिया ब्यूरो और राज है, ये क्या सीबीआई क्या कर रही है? क्यों घुसने दे रही है? नहीं, मेरा मतलब ये हमको बदनाम कर रहे हैं ना। मेरा नाम सिमरनजीत सिंह मान है, मेरी पार्टी है श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, जो सिख कौम की तकलीफ में उसने जन्म लिया है। 1984 में जब हिंदुत्वा ने, कांग्रेस और बीजेपी ने मिलके दरबार साहब के ऊपर हमला कर दिया था, अकाल तख्त साहब को शहीद कर दिया था, तो उसके बाद जो सिख कौम की ज़रूरत थी कि ऐसे मुल्क का मुकाबला करना चाहिए लियाकत के साथ और जमहूरियत के साथ, अमन पसंद तरीके के साथ, तो हमारी पार्टी ने जन्म ले लिया था। आज आप मुझे फनागर आए तो इसका क्या उद्देश्य है? आप मुझे फनागर हम सिख लोग समझते हैं कि जब हम ऐसी तकलीफ में गुजर चुके हैं तो और भी कोई भी कम गिनती को ऐसा सामना नहीं करना चाहिए जिसमें कत्लेआम हो, जिसमें रिफ्यूजी कैंप बन जाएं, जिसमें बहुगिनती की अखबारें और टेलीविज़न प्रोपेगेंडा करें कि वो शरणार्थी कैंपों से बाहर जाना नहीं चाहते और उधर अपनी फ़ायदे के लिए उधर बैठे हुए हैं। तो जो हम लोगों ने आज वो शरणार्थियों को देखा है, तो इतनी गरीबी है, पानी नहीं है, खाना खाने को नहीं है, गंदगी में बैठे हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा है, कोई तालीम का, कोई हॉस्पिटल के डॉक्टर का इंतज़ाम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा प्रोपेगेंडा जो सरकार कर रही है
कि हमने खर्चा बहुत किया है, ये बहुगिनती का जो है प्रोपेगेंडा बीजेपी का, सरकार का, कांग्रेस पार्टी का, ये बिल्कुल गलत है। जिसने असलियत देखनी है वो जाके कैंप देख सकता है कि कैसे उधर बीबी बैठी है, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, बूढ़े हैं और उनका हाल बेहतर नहीं है जो एक इंसान का होना चाहिए। और इंसानियत की कमी है। मैं जानता हूं कि मुलायम सिंह जी बहुत अच्छे आदमी हैं और जो प्रोपेगेंडा सब लोग देख रहे हैं कि सारा कुछ उधर ठीक ठाक है, वो शायद मानते हों, पर मुलायम सिंह जी को हमारी रिपोर्ट भी देखनी चाहिए कि उधर बहुत मुसीबत में वो कम गिनती बैठी है। और हमने पूछा कि आप क्यों नहीं वापस जाना चाहते। वो कहते हैं कि जो हमारे गांव हैं, हमारे घर जला दिए गए हैं, गिरा दिए गए हैं और हमको डर है कि अगर हम वापस जाएंगे तो हिंदू लोग हमको मार डालेंगे, जहाँ हमारी बीबी की इज्जत को लूटेंगे और हमको उधर सुरक्षा नहीं मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि हम भी इस स्थिति से गुजरे हैं, हम सिख लोग। तो गवर्नमेंट को, मुलायम सिंह जी को जो मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और सुरक्षा का उनको विश्वास दिलाना चाहिए। और ना तो अजीत सिंह जी ने कोई विश्वास दिलाया है मुसलमान को, ना डकैत साहब के खानदान को हम आज मिलना चाहते थे पर वो दिल्ली गए हुए थे। तो जो मुसीबत में हैं वो तो आप महसूस उधर जाके कर सकते हैं। इधर जहाँ टेम्परेचर बहुत अच्छा है, हम मेज के ऊपर बैठे हैं, कुर्सी पे ऊपर है, तो हमको मालूम नहीं हो सकता कि इनकी तबीयत कैसे है। हम सोचते हैं कि अखबारों में लिखा है कि वो जानबूझ के वो कैंपों में बैठे हैं। तो मैं तो नहीं समझता कि कोई भी इंसान अपने आप को मुश्किलात में डालेगा और रेफ्यूजी कैंप में रहना पसंद करेगा जहाँ पर खाना नहीं है, दवाई बूटी नहीं है, स्कूल नहीं है और सर्दी इतनी है, ना उनके पास कंबल है, ना उसके पास और कोई चीज़ है। तो अगर वो वापस गांव में अपने चले भी जाते हैं तो उनकी जो मस्जिद है वो भी तोड़ दी है और उनको विश्वास नहीं है कि हमारे मज़हब के मुताबिक हम उधर रह सकेंगे। तो बेहतर यही है कि जो ये गरीब लोग हैं, ये लेबर करते हैं, मजदूरी करते हैं, इनको फिर से बसाया जाए और जहाँ जहाँ ये चाहते हैं, हमने वो गाँव के साथ भी बात की है लीडरों के। वो कहते हैं कि जी पंचायत की ज़मीन तो इधर है नहीं, पर अगर सरकार चाहे इनके कमरे बनवा सकती है और हम पूरी इमदाद करेंगे। तो सुरक्षा जरूर होनी चाहिए। हमें पता है कि इधर लालू जी भी आए हैं, इधर राहुल गांधी जी भी आए हैं, पर इन लोगों ने लेनी होती है वोट और हमने इधर वोट के लिए नहीं आए, हम सिर्फ हमदर्दी के लिए आए हैं। क्यों करके सिख कौम इस संताप से गुजर चुकी है और आज गुजरात में नरेंद्र मोदी जी 60,000 सिख किसान को बेघर कर रहे हैं और उनको निकाल रहे हैं। तो मेरा मतलब है कि जो भी हिंदुस्तान का जब भी इलेक्शन होता है, जौन सी पार्टी ने सत्ता में आना होता है वो अब कम गिनती को कुछ न कुछ करना चाहती है कि जो हिंदू मेजॉरिटी है, बहुसंख्या है, उसकी वोट हम हासिल कर लें। ये काम इंदिरा गांधी ने शुरू किया था, राजीव गांधी ने शुरू किया था
जब उसने 1984 में सिख कौम की कत्लेआम की। हजारों सिख उसने मार दिए, बीबियों को जबर जनाह कराया, बच्चों के गलों में टैर पाके साड़ दिया, जला दिया। और उसके बाद राजीव गांधी की जो गिनती पार्लियामेंट में थी बहुत ज़्यादा हो गई और 400 के करीब उसकी गिनती एमपीज़ की हो गई। उसके बाद बीजेपी ने सोचा कि ऐसा ही हथियार हम इस्तेमाल कर लें और उन्होंने 1992 में बबरी मस्जिद के ऊपर हमला करके उसको शहीद कर दिया। और उसके बाद वाजपेयी साहब भी और एल.के. अडवाणी भी सत्ता में आ सके। और उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब थे 2002 में नरेंद्र मोदी ने 2000 से ज़्यादा मुसलमान उनका कत्लेआम कर दिया और जो बीबी थी मुसलमान की उनके ऊपर जबर जनाह कराया। अभी तक उनका मुड़ वसेवा अभी तक नहीं हो सका। और राहुल गांधी भी इधर आए हैं, उन्होंने भी कहा है कि मुझे डर है कि मेरे को भी मारा जाएगा। क्यों करके उन्होंने कहा मेरे दादी जी को भी कत्ल किया गया था। और दादी जी को किसने कत्ल किया था? भाई सतपाल सिंह और बयान सिखों ने कत्ल किया था। तो कत्ल तो उनके बाप राजीव गांधी जी को भी कर दिया था, पर वो क्यों नहीं बोले, राजीव गांधी का क्यों नाम नहीं लिया? क्यों करके उनको कत्ल हिंदुओं ने किया था। तो ये जो फिजा है इसको बनाने के लिए आज जिसने हिंदुस्तान भारत के ऊपर राज करना होता है उसको जरूरी है कि वो दिखाए कि सिख और मुसलमान हिंदुस्तान के दुश्मन हैं। और इधर भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आईएस के कट्टरवादी आदमी इन कैंपों में घुस गए हैं। कितनी दफ़ा मेरे को बोला है कि पाकिस्तानी हो आप पाकिस्तान को चले जाए। तो मैंने तो अखबारों को कह दिया, ओपनली कहा है, अब भी ओपनली कह रहा हूँ कि आप सारे बॉर्डर खोल दीजिए तो मैं पाकिस्तान चला जाता हूँ। अगर आपको इतनी चिंता है कि हम सिख या और कोई जाति इधर नहीं रह सकती तो हम जाने को तैयार हैं। तो ऐसे क्या आप पाकिस्तान से रल गए हैं, आप आईसी है, ये तो जो उनके जख्म हैं उनके ऊपर और नमक फेंक रहे हैं ऐसी बात करके। ये जो उनसी अखबारें हैं, जो ये लीडर लोग हैं, मैंने तो कोई देखा नहीं है। तो मैं तो खुद आतंकवादी हूँ, क्यों करके मेरे को बोला गया है हिंदुस्तान के कि ये आतंकवाद फैलाता है ना। तो आतंकवादी तो किसी को बोल दिए, पर क्या प्राइम मिनिस्टर आतंकवादी नहीं है जिन्होंने कोई कानून की पालना नहीं की? कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने नदियां बहा दी अहमदाबाद में, प्राइम मिनिस्टर तो वो हैं, क्यों नहीं उसको पकड़ते, क्यों नहीं उसके ऊपर कानून लागू करते? आज अगर प्राइम मिनिस्टर है, संविधान ने उनको पूरी ताकत दी हुई है कि वो नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार करके उसको अंदर दें, क्यों करके जो उनका बयान है उसके मुताबिक वो कातिल है मनुष्यता का, तो क्यों नहीं देते?